Today we will start the next topic of the chapter number 7 of history, civilizing nation and educating the country is grave error of the east. अब grave error of the east का मतलब क्या है? हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था हमने ओरिएंटलिस्ट का व्यू पढ़ा था और जो चैप्टर पढ़ा है हमने एजुकेशन कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एजुकेशन को कैसे देखा कि इंडिया में एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, इंडिया को एजुकेट कैसे बनाना है, तो वो सब हम पढ़ रहे थे। जिसका पहला व्यू हमने पढ़ा था ओरिएंटलिस्ट का और जिनका ये मानना था कि इंडियंस को इंडियन लिटरेचर, जो उनका एशियंट लिटरेचर है, जो एशियंट रिलीजियस मिथ्स हैं, उन सब का और उनकी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे पर्शियन है, हिंदी है, संस्कृत है, उन सब भाषाओं में ही उनको एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। लेकिन इस जो ओरिएंटलिस्ट व्यू को था, इनको जो है बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्रिटिसाइज़ मतलब इसकी आलोचना करी, इसके अंदर कमियां निकाली और उसको नाम दिया गया ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। ईस्ट का मतलब आपको पहले ही बताया था, ईस्टर्न कंट्रीज़, मतलब जैसे हमारी कंट्री ईस्ट कंट्री है, चाइना है, तो ये सारी ईस्टर्न कंट्रीज होती हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो फॉरेन कंट्रीज जैसे हम यूरोप वगैरह बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में आती हैं। तो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थॉट्स। ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस एंड light-hearted. So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much time in encourage the study of Arabic and Sanskrit language and literature. अब वो क्या कहते हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल ने क्रिटिसाइज़ किया इस वे ऑफ लर्निंग को, और उनका कहना था जो ईस्ट की नॉलेज है, मतलब जो इंडिया में जो एंशियंट लिटरेचर की नॉलेज है, एंशियंट कल्चर्स जो हैं उनके थ्रू जो उनकी एजुकेशन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, दैट वाज सो मच फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक, मतलब वो साइंटिफिक वे में उसके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं है। प्लस वो ये भी कहते थे कि जो एजुकेशन है, ईस्टर्न लिटरेचर है, वो पूरी तरह से नॉन सीरियस और लाइट हार्टेड है। इसीलिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स अगर इस बात के एफर्ट्स करते हैं कि वो अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रमोट करें, तो वो कोई भी बेनिफिट नहीं है, उनके एफर्ट्स वेस्ट हैं। अब इस को क्रिटिसाइज़ करने वाला पर्सन कौन है ओरिएंटलिस्ट के व्यू को? जेम्स मिल, जिसने ओरिएंटलिस्ट पे अटैक किया। अटैक इन द सेंस उनको मारा नहीं, अटैक का मतलब है उनको क्रिटिसाइज़ किया, उनकी आलोचना करी, उनमें कमियां निकाली। उसने कहा दे शुड नॉट बी टू टीच वट द नेटिव वांटेड और वट दे रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू प्लीज देम और विन अ प्लेस इन देयर हार्ट। कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये नहीं करना चाहिए कि जो उनके लिए अच्छा है और जिससे कि वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं इंडिया के दिलों में अपना एक जगह बनाएं, उस तरीके की एजुकेशन उनको देना बेकार है। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू टीच वट वाज यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल। उनका ये कहना है कि एजुकेशन का एम उनके दिलों में जगह बनाने की बजाय क्या होना चाहिए, उनको एजुकेशन देनी चाहिए जो कि यूज़फुल हो, प्रैक्टिकल हो। सो दे शुड बी फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस, इसलिए उनको टेक्निकल एडवांसेस की साइंटिफिक नॉलेज देनी चाहिए, ठीक है, और जिससे कि वो कुछ नया सीखे। उनका लिटरेचर, उनकी पोइट्री कोई भी बेनिफिट उनको प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट, बाय द 1830s दे अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकम शार्पर। इस तरह से धीरे धीरे उनका क्रिटिसिज्म बढ़ता ही जा रहा था। उनका ये मानना था कि इंडियन लिटरेचर या इंडियन कल्चर या इंडियन पोइट्री की जो एजुकेशन है वो वेस्ट है। इन्हीं के अंदर एक और ब्रिटिश ऑफिशियल आया, थॉमस बेबिंगटन। ये देखो, ये नाम गिवन है आपके पास, आपको ध्यान रखना है, थॉमस बेबिंगटन, ठीक है। थॉमस बेबिंगटन जो हैं, इन्होंने भी क्या किया था, उनका ये मानना था कि अगर एजुकेशन उनको सही तरीके से नहीं दी जाएगी तो अनसिविलाइज्ड माने जाएंगे, और वो तो इंडियन को और इंडिया की कंट्री को अनसिविलाइज्ड मानते भी थे, और इसलिए वो कहते थे कि देयर इज नीड ऑफ मेक देम सिविलाइज्ड एंड इट कैन बी पॉसिबल थ्रू टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद उन्हीं के साथ साथ और भी उन्होंने इसमें एक और पर्सन आए थे, एक और ब्रिटिश ऑफिशियल, मैक्यूले, भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनका तो ये मानना था कि जो यूरोपियन कल्चर है, इट इज़ मच बेटर एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर कल्चर, स्पेशली देन इंडियन कल्चर। तो उनका ये मानना था, विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैक्यूले एम्फसाइज द नीड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। वो तो कहते थे कि इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। उनका ये मानना था
नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियंस के लिए इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साइंस और फिलॉसफी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इंग्लिश की नॉलेज उनको होगी तो ही वो सिविलाइज्ड बनेंगे, ठीक है। उनके टेस्ट, उनकी हैबिट्स, उनकी वैल्यू, उनकी कल्चर्स में भी चेंजेस आएंगे। इस तरह से उन्होंने एजुकेशन को ऐसा समझा कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इंडियंस को कौन सी एजुकेशन देनी चाहिए, इंडियंस को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। साथ साथ हायर एजुकेशन में उन्होंने क्या किया, देखो वही जो हायर एजुकेशन जैसे आजकल हम करते हैं, कॉलेजेस वगैरह खोलते हैं, ठीक है। तो वही उन्होंने जो खोले थे, और जो पुराने टाइम के मदरसे थे, बनारस में संस्कृत कॉलेज थे, उनका ये मानना था वो डिसीज़न गलत है, इनको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो अगला जो व्यू है कि एजुकेशन किस लिए दी जानी चाहिए, एजुकेशन शुड बी फॉर कॉमर्स। तो मीन्स जो सेकंड ओपिनियन है जो कि आपको बताया गया है वो भी जो है क्रिटिसाइज़ किया गया था। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमने फर्स्ट व्यू पढ़ा है, फर्स्ट व्यू में हमने पढ़ा है कि उनको हम ओरिएंटलिस्ट बोलते थे। सिमिलरली जो सेकंड व्यू हम पढ़ रहे हैं, सेकंड व्यू में हमारे पास कौन कौन से पर्सन्स थे, सेकंड व्यू में हमारे पास मेनली जो क्रिटिसाइज़ करने वाले पर्सन्स आपको मैंने बताए थे, वो सबसे नंबर 1 पे तो पहले तो थे जेम्स मिल, ठीक है। जेम्स मिल का नाम हमने पहले पढ़ा था कि जेम्स मिल ने जो है क्रिटिसाइज़ किया था। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, थॉमस बेबिंगटन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद मैक्यूले के बारे में पढ़ा, जिन्होंने जो कि ओरिएंटलिस्ट के बहुत बड़े क्रिटिसाइज थे। अब हम कहें कि इनको क्या कहा जाता है, तो ये होते हैं एंग्लिसिस्ट्स, ANGLICIST, एंग्लिसिस्ट। इनको क्या बोलते थे, एंग्लिसिस्ट बोला जाता था, ठीक है। अब अगला है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। एजुकेशन फॉर कॉमर्स में क्या है, उनका ये मानना था कि एजुकेशन जो है उनको बिज़नेस सिखाने के लिए, व्यापार सिखाने के लिए दी जानी चाहिए। इन 1854 The Court of Directors of East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India, ठीक है। 18 जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, मतलब ब्रिटिशर्स के, उन्होंने एक एजुकेशन से रिलेटेड जो होते हैं ना माइन्यूट्स तैयार करना, एक पॉलिसी तैयार करना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करना, उसको ही बोलते हैं डिस्पैच। वो एक तैयार किया पूरी तरह से और वो इंडिया में गवर्नर जनरल को भेजा। उसमें क्या था, इशूड बाय चार्ल्स वुड। देखो चार्ल्स वुड के नाम पे है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, वुड्स डिस्पैच। इट वाज इशूड बाय चार्ल्स वुड, ठीक है। चार्ल्स वुड ने इसको इशू किया, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी, इट हैज़ कम टू नोन एज वुड डिस्पैच। इसके अंदर एजुकेशनल पॉलिसी को दिखाया गया कि इंडिया की एजुकेशनल पॉलिसी कौन सी होनी चाहिए। तो देखो इन्होंने भी क्या किया, इट एम्फसाइज वंस अगेन दैट द प्रैक्टिकल, इन्होंने भी एजुकेशन जो है प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के लिए ही होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट कहा। और ओरिएंटलिस्ट को इन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया, और इनका भी यही मानना था कि इनको इंडियंस को यूरोपियन लैंग्वेज, यूरोपियन लर्निंग सिखाई जानी चाहिए। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज़ द डिस्पैच पॉइंटेड टू वाज, देखो इसमें अब वही आ गया जो कॉमर्स की बात कर रहे हैं, उनका मेन मोटिव था इकोनॉमिक। उनका मेन मोटिव क्या था, इकोनॉमिक, मीन्स पैसा कमाना लोगों को आना चाहिए। तो उनका यही कहना था कि देयर शुड बी द, सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन का एडवांटेज क्या होना चाहिए, दैट फ्लो फ्रॉम द expansion of trade and commerce and make them see the importance of developing the resources of the country। मतलब उनको एजुकेशन इस तरीके से दी जानी चाहिए ताकि वो एक तो ये देखें कि ट्रेड और कॉमर्स कैसे करना है, और एज वेल एज रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ कैसे करना है, उनको ये सिखाया गया, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ वुड चेंज देयर टेस्ट। अब यूरोपियन अगर वेज ऑफ लाइफ को वो फॉलो करते, अगर यूरोपियन स्टाइल को वो फॉलो करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी टेस्ट, उनकी डिज़ायर्स वो चेंज होंगी, और एज़ वेल एज़ क्या होगा, ब्रिटिश गुड्स के लिए उनकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। और एज़ वेल एज़ वो ब्रिटिश गुड्स को अप्रिशिएट करेंगे और उनको ख़रीदेंगे। ये सब उनको सिखाया, इसलिए उनको एजुकेशन कॉमर्स से रिलेटेड दी गई। अब मतलब देख लो ब्रिटिशर्स का अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट था वो तो यहाँ भी पूरा हो ही रहा है। तो वुड डिस्पैच आल्सो आर्ग्यूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर। अब देखो इसमें एक पॉइंट और है बिजनेस के साथ साथ, उनका ये मानना था वुड डिस्पैच के अंदर कि उनको मोरल कैरेक्टर भी उनका प्रमोट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो एजुकेशन है दी जानी चाहिए, ताकि वो क्या बने, मोरल कैरेक्टर में देखो वही क्वालिटीज़ आ जाती हैं, ताकि वो ट्रूथफुल बने, ऑनेस्ट बने, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर ऑफ द, अब इनको ये लगता था कि जो उनका पुराना लिटरेचर है दैट वाज नॉट द
वो जो है फुल ऑफ ग्रेव एरर्स है और वो इन सब चीज़ों को पूरा नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए उनका क्या मानना था कि एजुकेशन जो है यूरोपियन बेस्ड पर, यूरोपियन लर्निंग के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उनके अंदर एक स्किल इम्प्रूव हो कॉमर्स की, ताकि उनका अंदर एक स्किल इम्प्रूव हो ट्रेड की और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने की। क्लियर। और फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर सेटअप टू कंट्रोल मैटर्स। अब देखो इन्होंने क्या किया था, इसमें जो मेनली किया गया, इसमें फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक था एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट किया गया। ये देखो दे रखा है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट किया गया, जिसके लिए क्या किया गया, यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, कहाँ पर, कैलकाटा में, एस्टैब्लिश इन कैलकाटा, मद्रास, ठीक है, बॉम्बे, इनमें क्या खोली गई, यूनिवर्सिटीज़ को खोला गया। देखो ये ध्यान से यहाँ से टिक कर लेना और ये सारा आपको पढ़ना है। अटेम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद द सिस्टम ऑफ, और भी एजुकेशनल सिस्टम में चेंजेस करने के लिए भी बहुत सारी कोशिशें की गई। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन। इंडियन लिटरेचर से परे होकर, दूर रहकर लोगों को, जैसे कि थर्ड पॉइंट में भी पढ़ा मोरल कैरेक्टर, तो वहाँ भी आता है, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। जो सेकंड और थर्ड अप्रोच थी एंग्लिसिस्ट की, और थर्ड अप्रोच जो हमने पढ़ी है एजुकेशन की, उसके अंदर तो हमारे पास क्या था, जो सेकंड और थर्ड अप्रोच थी उनके अंदर तो हमारे पास क्या था, उनके अंदर तो इन्होंने मेनली क्या किया हुआ है, प्रैक्टिकल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी हुई है। लेकिन इनका कहना है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ साथ जो है इनको मोरल एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप देखोगे, क्रिश्चियन जो मिशनरीज़ थी उन्होंने बहुत सारे कोशिशें करी, उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने बहुत सारी कोशिशें करी। उनका ये मानना था, दे फेल्ट दैट द एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल एंड मोरालिटी कुड बी इम्प्रूव्ड जस्ट बाय द क्रिश्चियन एजुकेशन। उनका ये मानना था, अगर क्रिश्चियन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो ही लोगों के अंदर मोरालिटी आएगी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अपोज टू मिशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया, इट फियर्ड दैट मिशनरी एक्टिविटीज़ वुड प्रोवोक रिएक्शन अमंग द, पहले तो देखो वो मिशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते नहीं थे इंडिया में, क्यों, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर वो इंडिया में प्रमोट करेंगे तो जो इंडिया के लोग हैं वो प्रोवोक हो जाएंगे, प्रोवोक मतलब भड़क जाएंगे, जो लोकल पॉपुलेशन है इंडिया की वो भड़क जाएगी, क्योंकि वो अपने रिलीजन के ऊपर कोई भी बात नहीं सहन कर सकते थे, ठीक है। वो इतने सस्पिशियस थे कि वो अपनी रिलीजन में चेंजेस नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, द मिशनरी सेटअप अ मिशन एट सिरमपुर इन एन एरिया under the control of Danish East India Company. A printing press was also set up in 1800 and college was established in 1818, और ताकि मिशनरी एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड की जाए। Out the 19th century, over the 19th century, missionary schools were set up all over India. उसके बाद धीरे धीरे पूरी इंडिया में मिशनरी स्कूल खोल दिए गए, जहाँ पे स्पेशली एक ही जो लैंग्वेज या एक ही धर्म से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती थी। देयर इज फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल एजुकेशन प्रैक्टिसेस बिलीफ एंड रिलीजियस आइट्स में एनरेज नेटिव ओपिनियन। लेकिन इनका भी एक नेगेटिव पॉइंट भी था उनके पास, क्योंकि उनको ये भी एक डर रहता था कि अगर किसी भी दिन वो लोग लोकल पॉपुलेशन जो है, अगर उनकी फीलिंग्स, उनकी एजुकेशन, उनकी प्रैक्टिसेस, उनके बिलीव्स, उनके रिलीजियस बिलीव्स के ऊपर कुछ भी गलत हो गया तो दे विल एनरेज मतलब उनको गुस्सा आ जाएगा। कौन, जो इंडिया के नेटिव पीपल हैं उनको गुस्सा आ जाएगा। इन दिस वे हमारे पास ब्रिटिश तो एजुकेशन का जो टॉपिक है उसमें उन्होंने इंडियंस को एजुकेशन प्रोवाइड करने के 4 व्यूज़ बताए हैं। फर्स्ट आपके पास ओरिएंटलिस्ट का है, ठीक है। सेकंड आपके पास है जो वो है हमारे पास ग्रेव एरर द पास, जिनको एंग्लिसिस्ट बोलते हैं। थर्ड आपके पास है एजुकेशन फॉर कॉमर्स, और फोर्थ है आपके पास द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन। अब हमारे पास आगे है व्हाट हैपन टू लोकल स्कूल्स, ये हम आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।